Hello and welcome back. We are making this lecture, and this is going to be the recorded one for the simple reason that my hand got fractured and हमें थोड़ा ब्रेक भी लेना पड़ा, जिसके लिए भी पहला लेक्चर है। इससे पहले 3 और लेक्चर्स हुए हैं जिसमें हमने आईआर के नुआंसेस को डिस्कस किया था। तो जिनके भी बेसिक्स अगर आपको लगता है थोड़े वीक है तो आप वो देख के आ सकते हो, दैट कैन हेल्प यू। तो आज का जो आपका लेक्चर है, द लेक्चर इज गोइंग टू बी अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। लेक्चर इज गोइंग टू बी अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इससे पहले जो आपका थर्ड लेक्चर था उसमें हमने आईआर के न्यूएंसेस को, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के फॉर दैट मैटर, उसके न्यूएंसेस को डिस्कस किया था और एक बेस सेट कर लिया था, जो कि था कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज बेसिकली अ टूल और एन इंस्ट्रूमेंट टू केटर टू योर नेशनल इंटरेस्ट, राइट। जो भी चीज़ें हैं आप वो इसमें एडिट कर सकते हो, जो आपके सामने माइंड मैप है इसमें चीज़ें एडिट कर सकते हो, और अदरवाइज आप लूज शीट्स भी रख सकते हो अपने पास, क्योंकि आईआर इज सच अ डायनेमिक सब्जेक्ट कि आपको हमेशा एडिशंस करनी ही पड़ेंगे। तो अगर लूज शीट्स होंगे तो आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेबल है, बाकी जैसा आपको सुटेबल हो, राइट। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज वॉट इट इज़ बेसिकली अ टूल टू प्रमोट योर नेशनल इंटरेस्ट, टू प्रमोट द नेशनल इंटरेस्ट। अब ये कोर नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है? तो कोर नेशनल इंटरेस्ट हुआ जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, राइट। या सिटीजन्स के राइट्स को सिक्योर करना हो गया आपका, ना, प्रोटेक्ट करना सोवरेनिटी को, उसके सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ गुड फॉरेन पॉलिसी क्या है, कि गुड फॉरेन पॉलिसी क्या है? तो ये आपका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है डॉक्टर एस जयशंकर बुक, दैट्स कॉल्ड वाई भारत मैटर्स। उनकी ये किताब है, आर ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की। उनकी इस किताब के अंदर गुड फॉरेन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो उनकी ये किताब बोलती है कि गुड फॉरेन पॉलिसी इज बेसिकली द पॉलिसी दैट वर्क्स फॉर द कॉमन मैन। फॉर एग्जाम्पल अफोर्डेबल पेट्रोल, फर्टिलाइजर्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल किया जाए। फॉर एग्जाम्पल इंश्योर किया जाए, नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, या रिस्पॉन्ड किया जाए बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इवैक्यूएशन इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। दैट्स व्हाट डॉक्टर एस जयशंकर बेसिकली है सेट, राइट। अब अगली चीज़ है जो आपकी, वो है आपके डॉक्ट्रिनल व्यूज। डॉक्ट्रिनल व्यूज का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ ऑफिशियल प्रिंसिपल्स या बिलीफ सिस्टम जो दिया गया है, जिसमें आपका सबसे पहला है डॉक्टर सॉरी जिसमें आपका पहला है शिव शंकर मेनन जी के द्वारा। पिछले लेक्चर में भी हमने शिव शंकर मेनन जी की बात की थी। तो शिव शंकर मेनन जी इन हिज बुक कॉल्ड चॉइसेस, उसमें कोट करते हैं दैट फॉरेन पॉलिसी इज बेसिकली बैलेंसिंग द इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट को कैसे बैलेंस किया जाए, ये होती है आपकी फॉरेन पॉलिसी, राइट। ही ऑल्सो हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनी मैक्सिम, दैट इज मिनिमाइजिंग द हार्म एंड मैक्सिमाइजिंग द गेन, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, राइट। उसके बाद है आपके ईएएम। जब भी मैं ईएम बोलूँ या एसजे बोलूँ, इससे आपको समझ जाना है कि हम ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। So foreign policy is nothing but forging the convergences and managing the divergences. That is what, कि जिनसे आपकी बनती है उनसे और बनाओ, जिनसे आपकी बिगड़ी हुई है उसको कम करो और बनाने की कोशिश करो। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मैनेज कन्वर्जेंसेज एंड forging convergences and managing the divergences. He also said that diplomacy is the shield and sword of polity, right? He also, अब डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो अपनी बुक, है ना, इन दिस बुक जो आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी था, द इंडियाज वे, द इंडिया वे, उनकी जो बुक है, इसके अंदर वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के 6 फेजेस को डिस्कस करते हैं। अब आपको एक चीज देखनी है। अब ये जो नोट्स है ना, ये आप लिखते चले जाओगे, क्योंकि ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ये आपको अवेलेबल नहीं कराया जाए, क्योंकि एज द टीचर अगर मैं लिख सकती हूँ तो आपका तो काम ही है लिखना, तो आपको लिखना ही चाहिए। दूसरा, मुझे ऐसे लगता है, मुझे नहीं, इन जनरल आप भी फील करोगे कि आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन तब बनता है जब आप साथ साथ लिखते हैं, हाँ, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन तब बनता है। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के 6 फेजेस हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के आपके 6 फेजेस हैं। तो जो आपका फेज 1 है, जो शुरू हुआ था जब भारत आज़ाद हुआ था तब, और चला था इंडो साइनो वॉर तक, द फेज ऑफ
optimist the phase of optimistic non alignment. This was the phase of optimistic non alignment. अब इस फेज के अंदर आपका ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट में द वर्ल्ड वाज बाइपोलर. वर्ल्ड वाज बाइपोलर, आपको पता ही है, इसमें यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में. एंड इंडिया को इस फेज के अंदर ना अपनी सॉवरेनिटी को बेसिकली प्रोटेक्ट करना था. इंडिया वांटेड टू प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी एंड हेंस इंडिया केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नैम. द कॉन्सेप्ट ऑफ नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. जिनको नहीं पता वो पिछले लेक्चर में जाके एक बार देख सकते हैं, राइट. अब इस फेज को हम ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट क्यों कहते हैं? अब क्या था ना कि जो नेहरू जी थे उन्होंने चाइना को ना एज अ मेजर थ्रेट देखा ही नहीं था. अब इसके पीछे उनकी खुद की आइडियोलॉजी भी थी. तो नेहरू जी के बहुत ही ट्रस्टेड इंडिविजुअल कॉल के एम पानिकर. के एम पानिकर जो थे ही वॉज बेसिकली अपॉइंटेड एज एम्बेसडर टू चाइना. और जब कोई सिचुएशन आई तो नेहरू जी ने पूछा उनसे कि भाई पानिकर साहब आप बताओ आपको क्या लगता है कि चाइना से हमें थ्रेट है या नहीं. तो के एम पानिकर साहब बोलते नहीं नहीं हमें चाइना से तो कोई थ्रेट नहीं है और चाइना इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम फॉर अस. अब जो नेहरू जी थे ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स एवरीथिंग एंड ही थॉट कि जो आदमी वहां पे ग्राउंड पे है और वो ग्राउंड पे रह के अगर बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है तो यार कोई दिक्कत नहीं होगी. अब इतनी दिक्कत तो है ही नहीं, है ना, उसको ज्यादा पता है. दूसरी चीज ये थी उनकी थ्योरी के पीछे कि उन्हें ऐसा लगता था कि जो ज्यादा हमें खतरा है या ज्यादा हमारी जो सिचुएशन है और जो बड़ी प्रॉब्लम्स है वो है आपकी भूखमरी की प्रॉब्लम, वो है आपकी गरीबी की प्रॉब्लम. क्योंकि अभी देश आजाद हुआ हुआ था, है ना. गरीबी बहुत ज्यादा थी, भूखमरी बहुत ज्यादा थी. तो ही फेल्ट एंड ही ऑल्सो फेल्ट कि चाइना से रिलेटिवली ज्यादा जो थ्रेट होगा हमें वो पाकिस्तान से होगा. तो हमें पाकिस्तान के बारे में या हमें खाने के बारे में या पॉवर्टी के बारे में सोचना चाहिए. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट एंड हेंस ही डिड नॉट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू चाइना. अब ऐसा नहीं है कि कोई सिम्टम्स नहीं थे. चाइना अटैक्ड ऑन तिब्बत. चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया था विच वॉज अ सिम्टम ऑलरेडी. ठीक है. अनदर थिंग वाज दैट चाइना डिड नॉट रिकॉग्नाइज द मैकमोहन लाइन. चाइना ने मैकमोहन लाइन को जो था वो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था. अब मैकमोहन लाइन आप देख सकते हो इज बेसिकली द लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन ईस्टर्न हिमालयन रीजन, है ना. एंड नेहरू इन दिस टाइम थॉट, जब मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया तो नेहरू जी को लगा कि मतलब नेहरू जी ने इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ वार्निंग he ignored it and he said that we will handle this issue diplomatically. He said that we'll handle this issue diplomatically and he did not pay much heed to this issue also. Right? अब इस फेज के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुआ था एक अग्रीमेंट कॉल्ड पंचशील अग्रीमेंट. शीला पे लिखे हुए 5 प्रिंसिपल, बड़ा सा पत्थर उस पे 5 प्रिंसिपल लिखे हुए थे. पंचशील का एक अग्रीमेंट होता है जाओ इनलाई और नेहरू जी के बीच में 1954 के बीच. अब डिफरेंस बस ये था कि इंडिया ने इसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया और जो चाइना था उन्होंने कभी भी इसे फॉलो ही नहीं करा. अब इसमें 5 जो प्रिंसिपल्स थे वो कौन से थे? तो पहला जो प्रिंसिपल था वो था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी. ठीक है. फिर था आपका म्यूचुअल नॉन एग्रेशन. फिर आपका म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स. 1962 की जो लड़ाई थी चाइना ने इस बेसिस पे लड़ी थी कि तुमने इस प्रिंसिपल का पालन नहीं करा. जबकि बेकार बात है, ये हम इंडिया चाइना में देखेंगे. इन्होंने कहा कि तुमने तिब्बत के मैटर में इंटरफेयर किया, तिब्बत तो चाइना का एंड हेंस जो है तुम्हारी गलती है. तो दैट्स हाउ इट ट्राई टू मैनिपुलेट. उसके बाद आपका इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड देन पीसफुल को एग्जिस्ट, दैट इज जियो और जीने. ठीक है. ये आपके कुछ प्रिंसिपल्स थे जो इस समय में मतलब बेसिकली पंचशील की ये 5 प्रिंसिपल्स थे. ये था आपका फेज 1, मेजर इवेंट्स. अब 1962 में होगी भारत चाइना की लड़ाई जिसमें अक्साई चिन्ह तो चला ही गया. अब जब ऐसा हो गया और भारत को धोखा लगा तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा फेज 2 होगा वो फेज प्रैक्टिकलिटी से भरा हुआ होगा. ठीक है. फेज 2 जो था आपका वो था 1962 से लेके 1971 तक. इसको हम बोलते हैं फेज ऑफ रियलिज्म एंड रिकवरी.
द फेज ऑफ रियलिज्म एंड रिकवरी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने शुरू हुए और हमने रिलेशन स्टार्ट करे बनाने अपने यूएसएसआर से भी, क्योंकि नाम का इतना ज़्यादा फायदा हमें तो हुआ नहीं था। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला फेज है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एज पर ईएम, है ना, एज पर ईएम जो अगला फेज है हमारा वो था 1972 से लेके 1991 तक का, द फेज ऑफ रीजनल असर्शन। थोड़ी राइटिंग खराब आ सकती है। द फेज ऑफ रीजनल असर्शन, द फेज ऑफ रीजनल असर्शन जो था, दिस वाज द पीरियड ऑफ इंडियाज मुनरो डॉक्ट्रिन, पीरियड ऑफ इंडियाज मुनरो डॉक्ट्रिन। तो मुनरो डॉक्ट्रिन जो था आपका 1823 में आया था, जिसमें था कि यूरोप को अमेरिका की मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं और अपने काम से काम रखो। सिमिलरली हमारे ये जो फेज था उसमें था कि यार तुम ज्यादा ना हमारे इस एरिया में दखल मत दो, हम अपना आपस में देख लेंगे। ये जो फेज था बेस, ठीक है। अब ये पीरियड जो था वो था ग्रेटर रीजनल असर्टिवनेस का। इसका मतलब हुआ कि रीजन की प्रायोरिटी, कि रीजन की साउथ एशिया की जो पूरा रीजन है उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया देन द नेशनल थिंग। द नेशनल प्रायोरिटीज को कम प्रेफरेंस दी गई एज कंपेयर टू द रीजनल प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हेल्प बांग्लादेश इन गेटिंग इट लिबरेटेड, इंडिया हेल्प बांग्लादेश इन लिबरेशन, इंडिया हेल्प बांग्लादेश इन लिबरेशन। फिर आया आपका फेज, फिर आया आपका फोर्थ फेज, दैट इज 1991 से लेके 1999 तक का पीरियड ऑफ स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी। ये जो पीरियड था आपका स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी में था, जिसमें कोल्ड वॉर भी खत्म हो चुका था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन भी हो चुका था आपका, ठीक है। एंड इंडिया इन दिस टाइम बेसिकली ट्राई टू रिकैलिब्रेट इट्स फॉरेन पॉलिसी, दैट इज बेसिकली टू रीचेक एंड सेट द पॉलिसी इन द राइट मैनर। इंडिया ने कोशिश करी अपनी फॉरेन पॉलिसीज को बेटर करने की इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इस पीरियड में इंडिया ऑल्सो जो साउथ एशियन अपने आसपास के जो पड़ोसी हैं उनके साथ रिलेशन को बेटर करने की कोशिश करी। और इंडिया जो था 1996 में लेके आया एक डॉक्ट्रिन जिसका नाम था गुजराल डॉक्ट्रिन। तो गुजराल डॉक्ट्रिन कहता है कि बेसिकली गुजराल डॉक्ट्रिन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी। Gujral doctrine says that whatever you do to us, whatever be the condition, we will be there for you no matter what. No questions asked. ठीक है, बिना किसी रेसिप्रोकेशन के हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अब ये आपको लगा होगा यार इतना अच्छा बनने की क्यों जरूरत है और ये हमने क्यों करा। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम आपस में, क्योंकि इतना ज्यादा मिसट्रस्ट था रीजन में, रीजन के अंदर ट्रस्ट को बढ़ाने की कोशिश की गई थी कि जो ट्रस्ट है उसको बढ़ाया जाए, इसीलिए ये कोशिश की गई थी गुजराल डॉक्ट्रिन के द्वारा कि आसपास जो हमारे पड़ोसी हैं उन सबसे रिलेशन बड़ा अच्छा बनाएंगे, और रिलेशन अच्छा बनाएंगे, आइडिया ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी पे चलेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। तब ये गुजराल डॉक्ट्रिन ऐसा कहता है। उसके बाद इस टाइम पीरियड में हमने यूएस के साथ भी रिलेशंस बनाए थे। ये हमें, मैंने आपको पहले भी बताया था, यूएस के साथ हमारे रिलेशंस इसमें बेटर हो गए थे, एलपीजी के रिफॉर्म्स आए थे। तो इस पीरियड में विटनेस की गई थी प्रोमिनेंस ऑफ, इस पीरियड की जो प्रोमिनेंस है, इंपॉर्टेंस है, वाज गिवन टू जियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल पॉलिसी, जियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल पॉलिसी। फिर आता है आपका फेज 5, 2000 से लेके 2013 तक का आपका फेज आता है। इस फेज में विटनेस किया गया था हाइपर ग्लोबलाइजेशन, हाइपर ग्लोबलाइजेशन।
इस फेज ने किया हाइपर ग्लोबलाइजेशन, मतलब फ्री ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कैपिटल का फ्लो होना, जिसकी वजह से बेसिकली इंडिया बिकेम अ मेजर इकोनॉमी एंड हेंस इंडिया आल्सो बिकेम अ बैलेंसिंग पावर, ए स्विंग स्टेट, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी कि जहां जहां स्टेट्स होती है उनका पलड़ा भारी हो जाता है ना। तो इंडिया इस टाइम पे बना था आपका स्विंग स्टेट, क्योंकि इंडिया जो था इस टाइम में बहुत ज्यादा पावरफुल होने लग गया था। अब नेक्स्ट जो फेज है वो है आपका फेज 2014 ऑनवर्ड्स, और अभी तक चल ही रहा है 2014 ऑनवर्ड्स, और ये फेज चल ही रहा है। ठीक है, इस फेज को बोलते हैं फेज ऑफ एनर्जेटिक डिप्लोमेसी। अब आपको शब्दों से ही समझ में आना चाहिए कि भाई एनर्जेटिक डिप्लोमेसी का मतलब कि डिप्लोमेसी से बहुत चीजें हल करने की कोशिश की गई है इस टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे जो फोकस था ना वो हर कंट्री को एंगेजिंग, basically the focus was on engaging with almost all of the countries. ठीक है, the second focus was on neutrality, another was on institution building, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बिल्ड किया जाए, G-SAT-9 बिल्ड की जाए, फिर है आपका एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर विच इज ऑल्सो सीन एज अ राइवल टू चाइनाज BRI, कि इसको भी ग्रो किया जाए इंडिया जापान का, ये भी हम विद टाइम देखेंगे, है ना। जो अगली चीज है आपकी वो है आपकी क्या, डिप्लोमेसी। अगली चीज है जो आपकी वो है आपकी डिप्लोमेसी, जैसे कि आप अपने नोट्स में भी दे सकते हो। हमने पढ़ लिए इसमें 6 फेजेस के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है, राइट। अब अगला है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी के बारे में भी हम बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं, है ना। डिप्लोमेसी क्या होता है, बेसिकली हाउ यू नेगोशिएट, व्हाई द डायलॉग इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। तो पीसफुल कैसे करें, नेगोशिएट करके करना है, पहला लाइन ऑफ डिफेंस की सबसे पहले हम करने की कोशिश करते हैं कि हम डिप्लोमेसी से बात करते हैं। अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी प्रैक्टिस में कैसी है। अभी तक तो हमने बातें कर ली कि हम ऐसा करते हैं, फलाना करते हैं, हम सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं ये। अब इंडिया की इस पूरे एपिसोड में अप्रोच क्या है। तो इंडिया जो है, इंडिया की अप्रोच है कि इंडिया फर्स्ट अप्रोच, कि इंडिया सबसे पहले आगे आएगा तुम्हारी हेल्प करने। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन गंगा, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन से इवैक्यूएशन में किया गया था। यूक्रेन से जब इवैक्यूएट किया गया था ऑपरेशन गंगा हुआ था। ऑपरेशन कावेरी हुआ गया था सूडान, सूडान यहाँ पे हक्की पिक्की ट्राइब भी है विच इज वेरी फेमस। फिर है आपका ऑपरेशन देव शक्ति जो किया गया था अफगानिस्तान के अंदर। ऑपरेशन गंगा आपका कहाँ किया गया था, यूक्रेन। ऑपरेशन कावेरी आपका किया गया सूडान। ऑपरेशन देव शक्ति अफगानिस्तान। ऑपरेशन अजय इजराइल हमास वॉर चल रहा था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिस में हम कैसे आए। ठीक है, अब अगली चीज इसमें लिखी है कि इंडिया का जो रोल है वो लीडरशिप में भी कैसे रहा है। अब जो इंडिया है ना, इंडिया जो है बेसिकली इंडिया इज द मिडिल पावर। इंडिया इज द मिडिल पावर, कि इंडिया जो है ना वो सुपर पावर नहीं है, लेकिन इंडिया का ना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है। फॉर एग्जाम्पल G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन मेंबर बनती है क्योंकि इंडिया वहां पे खड़ा है। तो जो इंडिया है उसको ग्लोबल साउथ का लीडर की तरह देखा जाता है। अब आपका काम है कि ग्लोबल साउथ या ग्लोबल नॉर्थ ये क्या है, कुछ भी नहीं है। जो ऊपर की कंट्रीज हैं ये आप देखोगे खुद, नहीं हाँ आप ही देख के बताओगे मुझे ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ क्या है, और ये आप कमेंट्स में बताना ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ क्या है। ठीक है, उसके बाद है डिप्लोमेसी इन एक्शन, कि जो डिप्लोमेसी है उसको हमने एक्शंस में कैसे फॉरेन पॉलिसी को उसके अकॉर्डिंग कैसे मोल्ड किया। ठीक है, सबसे पहले आपकी है नेबरहुड डिप्लोमेसी, कि नेबर्स के साथ आपने डिप्लोमेसी कैसे मेंटेन की। तो नेबरहुड डिप्लोमेसी में सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो नेबरहुड डिप्लोमेसी में हम बात करते हैं एनर्जी की। नेबरहुड डिप्लोमेसी में हम सबसे पहले जो बात है वो एनर्जी की करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा कहाँ पे थे हम, नेबरहुड डिप्लोमेसी पे थे ना हम। हाँ, तो नेबरहुड डिप्लोमेसी की हम जब भी बात करते हैं, ठीक है,
तो एनर्जी जब हम तो एनर्जी डिप्लोमेसी की भी बात करते हैं। एनर्जी डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गए जो हमने कंट्रीज में लगा रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भूटान में लगा रखे हैं, नेपाल में लगा रखे हैं, बांग्लादेश में लगा रखे हैं। ठीक है, जैसे चुखा ताला करीचू हो गया, ये सब आप देखोगे विद टाइम, है ना, कि नेपाल में हमने अरुण 3 लगा रखा है, पंचेश्वर लगा रखा है। ये हम विद टाइम देखेंगे, बस अभी समझो कि हम डिप्लोमेसी कैसे कैसे करते हैं, कि एक तो एनर्जी डिप्लोमेसी आपने कर ली, फिर एक कनेक्टिविटी ट्रांजिट डिप्लोमेसी। कनेक्टिविटी ट्रांजिट डिप्लोमेसी कर लिया आपने, जैसे कि BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मोटर व्हीकल अग्रीमेंट, ये देख सकते हो आप, मोटर व्हीकल अग्रीमेंट। उसके बाद आप देख सकते हो IMT का एक हाईवे बना हुआ है, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड का एक हाईवे बना हुआ है। ऐसे ही आपका और भी है, जैसे कि कलादान, फिर आपका है मिकोंग, मिकोंग गंगा कॉर्पोरेशन आपका, एक है आपका सागरमाला प्रोजेक्ट। उसके बाद ये है आपका इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसपे क्वेश्चन भी आया हुआ था। अब इसका मैप मैंने जान के बनाया ताकि आप घर जाके, मतलब घर सॉरी एज इन, इस वीडियो को पॉज करके और बीच में या फिर वीडियो के बाद इन सारी लोकेशंस को खुद से भी स्टडी करो ना। अब जब भी हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, अगर आपको मैप क्लियर नहीं है तो चीज़ें आपके लिए आईआर में थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएंगी, तो खुद से भी प्रयास करके चीज़ें कर लेना। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज, राइट। उसके बाद है आपकी, ये तो आपने देख ही लिया, उसके बाद है आपकी क्लाइमेट की डिप्लोमेसी। ये क्लाइमेट को लेके भी डिप्लोमेसी की गई है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जैसे वन सन, ये जो आप देख रहे हो, जैसे वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, जैसे आपका लाइफ मूवमेंट, जैसे आपका लाइफ मूवमेंट, ऐसे करके कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, राइट। उसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात, हम सिक्योरिटी की भी बात करेंगे, अपने राष्ट्र की सुरक्षा की भी बात करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी की भी बात करेंगे। तो उसमें कुछ स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्ट्रैटेजिक तो हम लगा देते हैं शब्दों को भारी करने के लिए, बस ऐसे समझो कि कुछ जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब जो पहला ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, वो है नेबरहुड को स्टेबलाइज करना। अगर नेबरहुड स्टेबलाइज होगा तभी तो जो इंडिया है वो एक ग्लोबल पावर के रूप में बन पाएगा, उभर पाएगा, है ना। उससे पहले अगर नेबरहुड स्टेबल है तो रीजनल पावर भी इंडिया बन पाएगा, ठीक है। फिर है कि इंडिया की ना डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बढ़ाओ, फिर है कि इंडिया की ना डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, रीजनल इंटीग्रेशन करो। रीजनल इंटीग्रेशन कैसे होगा, कि सिक्योरिटी के ऑपरेशंस लेके आओ, आपस में रीजन की जो कंट्रीज है उनमें अंडरस्टैंडिंग बनाओ। फॉर एग्जांपल जैसे बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश के साथ इंडिया ने लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट किया था, जो रिजॉल्व कर दिया था, मतलब जिससे जो हमारे इशू थे ना बांग्लादेश से, वो रिजॉल्व हो गए थे, बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज भी है जो बदतमीजी बहुत ज़्यादा करती है, तो हमने उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी करी, है ना। कुछ कंट्री है जिनके साथ हमें सर्जिकल स्ट्राइक्स भी करनी पड़ी, राइट। फिर अपने सिक्योरिटी के लिए हमें फ्री मूवमेंट रिजीम भी बंद करना पड़ा जो म्यांमार के साथ था, तो अब वो भी हम विद टाइम देखेंगे ये सब क्या है। तो अब इंडिया की सिक्योरिटी के लिए ना कुछ चैलेंजेस भी हैं, ये सब तो हमने देख ही लिया, तो कुछ चैलेंजेस भी हैं इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। अब जो सबसे पहला चैलेंज है जो हम लिखेंगे वो है आपका, सबसे पहला चैलेंज है आपका वो है ग्रे जोन, ग्रे जोन वॉरफेयर विद चाइना, ग्रे जोन वॉरफेयर विद, सॉरी वॉरफेयर बाय चाइना। तो चाइना की ना इसके अंदर 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी है, चाइना स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। तो चाइना की 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी है, जिसमें पहला है इंफॉर्मेशनल या मीडिया वॉरफेयर, जहाँ पे बेसिकली चाइना नैरेटिव को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। नैरेटिव को मैनिपुलेट कैसे करता है, कि फॉर एग्जांपल मैप है ना, और वो क्या करता है, चाइना अपना ही मैप निकाल रहा है और मैप में बोलते हैं कि अरे भाई फलाना फलाना बाउंड्री से चाइना की बाउंड्री दिखा रहा है,
है ना। तो वो मैनिपुलेट करना चाहता है वर्ल्ड का नैरेटिव उसके अकॉर्डिंग, और वो तब तक करता रहता है जब तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए या जब तक वो उसको ले ना ले। इसको कार्टोग्राफिकल एग्रेशन भी बोलते हैं, कार्टोग्राफिकल एग्रेशन, ठीक है, जो करता है बेसिकली चाइना थ्रू मैप्स एक्सेट्रा। अगली चीज है, वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है, वो आपको तंग करता ही रहता है, तंग करता ही रहता है। चाइना बेसिकली ट्राइज टू प्ले विद योर माइंड। अनदर इज लीगल वॉरफेयर। लीगल वॉरफेयर, चाइना क्या करता है, टेरिटरी पे क्लेम करेगा बाय लीगली फ्रेमिंग यू। फॉर एग्जाम्पल, उसने चाइना सी में कहीं भी पत्थर फेंक के मार दिया और रैंडमली एक दिन सालों बाद आके उठ के बोलता है कि अरे देखो देखो, हमने तो पत्थर फेंका था, अब यहाँ से हमारा है। ठीक है, क्योंकि जो उनका कल्चर है ना, कल्चर ही एक्सपेंशनिज्म का है, उनकी आदतें ही ऐसी सी हैं, तो लीगल वॉरफेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर है आपका क्या, ग्रे जोन वॉरफेयर आपने देख लिया। फिर है आपका सेपरेटिज्म एंड नैरेटिव वॉर। सेपरेटिज्म एंड नैरेटिव वॉर के अंदर ये आपके तीन प्रिंसिपल, सॉरी दो प्रिंसिपल्स हैं। सेपरेटिज्म एंड नैरेटिव, जो आपका सेकंड पॉइंट है, उसके अंदर है आपका फॉरेन बेस्ड प्रोपेगेंडा। ठीक है, एक नैरेटिव या कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स एक नैरेटिव फ्लो करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खालिस्तान देख सकते हैं, वहाँ पे यूके में, कनाडा के अंदर भी देख सकते हैं। फिर है नैरेटिव को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश, नैरेटिव्स के साथ को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जाती है ना। वर्ल्ड को बिलीव कराया जाता है कि देखो भाई इतनी दिक्कतें हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स करके एक, ध्यान से देखना, फ्रीडम लिखा है इसके अंदर, है ना। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है ना, वो अफगानिस्तान से भी लो है। मतलब आप समझ रहे हो कि क्या खतरनाक नैरेटिव है, कि फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो इंडिया है उसके हालात, ये इंडेक्स कहता है उसके हालात अफगानिस्तान से भी खराब है। मतलब इसके बाद तो क्या ही बोलूं मैं, इसके बाद तो आप हंसे तो होंगे ही थोड़ा सा, मैं तो देख के ऐसे हो गई थी कि नो, क्या ही गए बस, है ना। ठीक है, अब किसी भी नेशन की डेवलपमेंट को कैसे एक्सेलरेट किया जाए, वो एक वर्चुअस साइकिल है ना। कि अगर आपको अपनी कंट्री को, बेसिकली एक नेशन को आगे बढ़ाना है, आपको अपने नेशन को बहुत आगे लेके जाना है, तो उसकी एक साइकिल भी है। ये जो आपकी साइकिल है यहाँ पे दी हुई है माइंड मैप में, अब इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी है फॉरेन पॉलिसी एंड प्रोग्रेस। फॉरेन पॉलिसी की प्रोग्रेस, सॉरी, फॉरेन पॉलिसी तो है ही, फॉरेन पॉलिसी, प्रोग्रेस एंड पावर देखिए। सबसे पहले आप कैपेसिटी को अपने घर पे ही बढ़ाओ, बिल्ड कैपेसिटी एट होम। एट होम का मतलब क्या हुआ, अपनी कंट्री के अंदर बिल्ड कैपेसिटी एट होम। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन के वाया, एजुकेशन दो, स्किल दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, सो हैंस एंड सो फॉर्थ। अब आपने जब घर के अंदर कैपेसिटी को बिल्ड कर लिया, ठीक है, अब ट्रेड करो। ठीक है, और स्किल भी बढ़ गया अब तो। जब ट्रेड और स्किल बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे लिख लो यार इसको, ट्रेड और स्किल जो आपका बढ़ गया, ट्रेड और स्किल बढ़ने से मार्केट का एक्सेस मिल गया, मार्केट का एक्सेस मिल गया आपको। ठीक है, मार्केट का एक्सेस मिलने से इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स फॉलोड बाय इंक्रीज ऑफ कैपेबिलिटी। स्किल्स बढ़े हैं, पार्टनरशिप होगी तो कैपेबिलिटी भी बढ़ गई। अब जब इतना सब हो गया है, कैपेबिलिटी भी बढ़ गई, तो जनरेट होगी क्या, एम्प्लॉयमेंट, जनरेट होगी आपकी एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, और बढ़ेगी क्या, ग्रोथ। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और ग्रोथ भी बढ़ेगी, तो इम्प्रूव हो जाएगा क्या, क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगा एज पर ग्लोबल नॉर्म्स, which will apparently again lead to foreign policy, leads to foreign policy and progress, right। आगे समझ में कि बेसिकली इट्स अ वर्चुअस साइकिल, कि पहले आपकी क्या होती है, फॉरेन पॉलिसी की प्रोग्रेस कैसे होगी, कि आप घर में
अपने एजुकेशन को, अपने स्किल्स को डेवलप करोगे और आप अपने स्किल्स को बढ़ाओगे। उसके बाद आप मार्केट का एक्सेस होगा तो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स भी होंगी, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप से आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, फिर कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी आपकी क्वालिटी ऑफ कंट्री एज अ होल भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगी, विच विल अगेन लीड टू फॉरेन पॉलिसी की प्रोग्रेस, राइट। अब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, he talks about state of the world in his writing and speeches in general, and he says that the world is largely interdependent. Okay? ये डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वो बोलते थे द वर्ल्ड इज बेसिकली लार्जली इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? द कंट्रीज आर बेसिकली कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू ट्रेड, थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू एनर्जी, थ्रू सिक्योरिटी, एंड what happens is that one part will quickly affect the other, ठीक है, one part will quickly affect the interdependence से क्या हो रहा है that one part, अब आप बेसिकली ऐसा है ना कि सब आपस में जुड़े हुए, ठीक है, कहीं भी एक गड़बड़ होती है तो हर जगह गड़बड़ होती है, ठीक है? तो इंटरडिपेंडेंस इतनी ज़्यादा होने से दिस लीड्स टू ग्लोबलाइजेशन, टू ग्लोबलाइजेशन रिस्क, ठीक है, that's what he says, he says that this basically leads to globalization risk. उसके बाद he says that there is over dependence on a few countries, कुछ over dependence भी है on a few countries for critical goods, हमने पहले भी देखा है ना, कुछ critical goods पे भी के लिए भी हम डिपेंडेंट करते हैं दूसरी कंट्री पे, फिर सप्लाई चेन भी, फिर टेक्नोलॉजी के लिए भी, और अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो पूरी पूरी कंट्री डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे कि हमने देखा था कि कोविड-19 में एपीआई जब चाइना ने देने से मना कर दिया था तो पूरे वर्ल्ड की ऐसी तैसी हो गई थी, है ना। तो therefore globalization is therefore globalization is double edged, globalization is double-edged sword, that is benefits versus vulnerabilities, okay? उसके बाद अगला है आपका वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड, एनर्जी एंड फाइनेंस, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं? जहां कंट्रीज ट्रेड में, एनर्जी, सप्लाई एंड फाइनेंस को एज अ पॉलिटिकल वेपन यूज करती है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना, अब डॉक्टर एस जयशंकर बोलते हैं कि आजकल ना नाउ एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी वेपनाइज्ड, कि आप हर चीज को ही वेपनाइज कर सकते हो, ट्रेड को भी, एनर्जी को भी, फाइनेंस को भी। अनदर पॉइंट है आपका क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये आपके नोट्स में नहीं है, ये आप ऐड कर लेना खुद से भी। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी is also acting like a double-edged sword. Even this is a double-edged sword. ठीक है, कि एडवांसमेंट भी बढ़ रही है, अगर एडवांसमेंट बढ़ रही है, अगर एडवांसमेंट बढ़ रही है तो थ्रेट भी तो बढ़ रहा है, एडवांसमेंट बढ़ रही है तो थ्रेट भी बढ़ रहा है, राइट। उसके बाद ही टॉक्स अबाउट इन स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड, ही टॉक्स अबाउट डी रिस्किंग वर्सेस डी कपलिंग। डी कपलिंग की तो हमने पहले बात कर भी ली है, अभी फिर कर लेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ डी रिस्किंग क्या होता है? ये टर्म जो आपकी है, ये डी रिस्किंग, इसको क्या कहते हैं? तो डी रिस्किंग इज बेसिकली नॉट ब्रेकिंग अवे फुली, नॉट ब्रेकिंग अवे फुली, बट रिड्यूसिंग, बट रिड्यूसिंग ओवर डिपेंडेंस on one country, on one country, okay? For example, SCRI, supply chain, supply chain resilience initiative, supply chain resilient initiative was a trilateral initiative, it was a trilateral initiative जो लॉन्च किया गया था इंडिया, जापान और यूएस के द्वारा, नहीं सॉरी, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, तो बेसिकली रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन चाइना, चाइना के ऊपर डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए ये आया था, ठीक है। उसके बाद है आपका डीकपलिंग, इसमें था कि आप ओवर डिपेंडेंस जो आपकी कंट्री पे है उसको खत्म करने के लिए आप ये करते हो, है ना, कि जो आपकी ओवर डिपेंडेंस है वो
सॉरी कम करने के लिए आप करते हो, और उसके लिए आप कुछ कुछ मैकेनिज्म लेके आए। लेकिन डीकपलिंग के अंदर होता है, डीकपलिंग होता है कि बिल्कुल ही लिंक तोड़ दो। ऐसा मान लो कि कल सारी की सारी कंट्रीज सारे इकोनॉमिक टाइज ही तोड़ दे चाइना से, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, ठीक है। सारे के सारे इकोनॉमिक टाइज ही हम चाइना से तोड़ दिए, उसको क्या कहेंगे, डीकपल करना। बिल्कुल ही आप साइड ही हट के, दैट्स कॉल्ड व्हाट, डीकपलिंग। उसके बाद है आपका स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जिसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा बात करी है, दैट बेसिकली इंश्योर्स इंडिया की पोजीशनिंग एंड पोस्टर, ठीक है। अब कुछ साल पहले तक भी जो चाइना था ना, उसकी इतनी ज़्यादा बात नहीं होती थी। जब हम वर्ल्ड की बात करते थे तो चाइना की ना इतनी ज़्यादा बात नहीं होती थी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाइना की जो रेलिवेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। फॉरेन पॉलिसी की, उसकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से, चाइना की फॉरेन पॉलिसी की वजह से उसका रेलिवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कैसे? कि जो चाइना है ना, चाइना चाइना हैज स्टार्टेड टू emerge एज अ रिविजनिस्ट पावर। याद करना, थ्यूसिडाइडस ट्रैप हमने पहले भी करा है, हेजेमनिक और रिविजनिस्ट पावर थी। चाइना जो है ना वो रिविजनिस्ट पावर के रूप में उभर रहा है, रिविजनिस्ट पावर के रूप में उभर रहा है। कैसे? बाय एक्सपेंशनिज्म। चाइना इज राइजिंग एक्सपेंशनिज्म की वजह से, ठीक है। अब ये एक्सपेंशनिज्म में क्या आ गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिन्हें नहीं पता वो चुपचाप इसे पढ़ लेना। डेट ट्रैप, कि पहले एक कंट्री है उसने चाइना से लोन लिया, वो उसे चुका नहीं पाया, उसको चुकाने के चक्कर में एक और लोन ले लिया, ऐसे करते करते लोन का साइकिल बन गया, एक डेट ट्रैप क्रिएट हो गया। उसके बाद है इसका ग्रे जोन वॉरफेयर, जो हमने जिसमें हमने 3 बात करे थे, है ना। इंफॉर्मेटिव था, साइकोलॉजी, जिसमें हमने ये वाली बात करी थी, ग्रे जोन। फिर है इनका अगला सलामी स्लाइसिंग। ये हम सब पढ़ेंगे चाइना, जब हम चाइना करेंगे तो हम ये देखेंगे, तब भी तब अच्छे से देखेंगे। सलामी स्लाइसिंग का मतलब होता है कि थोड़ी थोड़ी टेरिटरी लेने की कोशिश करना, ऐसे स्लाइस होते हैं ना, जैसे सलामी की स्लाइस, तो वैसे स्लाइस लेने की कोशिश करना, कि थोड़ी थोड़ी ले लेके फिर ऐसे बहुत सारी टेरिटरी लेटर ऑन लेने की कोशिश करना, ठीक है। BRI जो है वो चाइना का मार्शल प्लान है। डेट ट्रैप जो है वो इंडिया के नेबरहुड में कर ही रहा है। फिर अगली बात है क्या है, वो है कि जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, जो यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गन है, वो बिल्कुल आउटडेटेड है। अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना वो बिल्कुल ही आउटडेटेड है। ये हम यूनाइटेड नेशंस में देखेंगे क्यों और क्या बात है। उसमें से आधी कंट्री तो खुद ही वॉर में इंडल्ज्ड है, क्या तो तुम सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, तो बेकार बात है। खैर एनीवेज, अब कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स भी देखे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स भी देखे जा रहे हैं, कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स भी देखे जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला जो ट्रेंड है वो आपका देखा जाना है मिनी लैटरलिज्म। So it is said that minilateralism emerged because multilateralism basically failed, ठीक है। अब कुछ कंट्रीज, few countries came together for some specific goal, few countries came together for some specific goal। कुछ कंट्री साथ में आती हैं इकट्ठे मिनीलैटरलिज्म में, और एक गोल सेट कर लेती हैं अपने गोल के लिए, एक स्पेसिफिक गोल होता है उनका। फॉर एग्जांपल ऑकुस, ऑकुस में आपका क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ठीक है। फिर है आपका I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएस, यूके। ये सब भी आप आके देखोगे, पर खुद से भी पढ़ना शुरू कर दो ये सब, है ना। उसके बाद है आपका प्लूरीलैटरलिज्म, एज द नेम सजेस्ट। अब इसमें क्या है, फ्यू कंट्रीज कम टुगेदर, लेकिन इनके क्या होते हैं, मल्टीपल गोल्स होते हैं, मल्टीपल गोल्स होते हैं। अपने अपने गोल्स हो सकते हैं, सबके अपने अपने एजेंडे हो सकते हैं, जैसे क्वाड का। ये क्वाड क्या होता है ये भी आप देखोगे विद टाइम। बस अभी के लिए समझो कि प्लूरीलैटरलिज्म करके कुछ होता है, और प्लूरीलैटरलिज्म और मिनीलैटरलिज्म में कंफ्यूज नहीं करना। मिनीलैटरलिज्म में स्पेसिफिक गोल होता है, प्लूरीलैटरलिज्म एज द नेम सजेस्ट मल्टीपल गोल्स होते हैं, राइट। अब उसके बाद क्या है आपका, अगर जो और दो ग्लोबल ट्रेंड्स है, दो फिर जो बहुत दो बड़ी बिग ग्लोबल कॉन्ट्रडिक्शन है, वो है आपका ईस्ट और वेस्ट का डिवाइड। ईस्ट और वेस्ट का डिवाइड, फॉर एग्जांपल अभी रशिया यूक्रेन वॉर में चल रहा था। रशिया यूक्रेन वॉर में, रशिया यूक्रेन वॉर जो था वो यूएस प्लस ईयू वर्सेस चाइना प्लस रशिया चल रहा था, ठीक है। फिर अनदर चीज जो आप देखोगे, नॉर्थ साउथ का गैप बहुत ज्यादा है। जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा अमीर है, परसिस्टेंट है अमीरी में। और जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं दे आर परसिस्टेंट इनइक्वालिटी इन डेवलपमेंट देखी गई है वहां पे। ये भी आप विस्तार से देखोगे, पर खुद से देखना है ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ होता क्या है,
ठीक है। अब जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है हमारे हैज कॉल्ड दिस फेज एनर्जेटिक डिप्लोमेसी का फेज एंड ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशनल डेकेड। कैसे? तो उन्होंने सबसे पहले बोला है कि भाई इस टाइम पीरियड में देखी गई थी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इस टाइम पीरियड में जो पहली चीज थी वो है आपकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। फिर है आपका आउटलुक सागर आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक भी आप खुद देखोगे क्या है। उसके बाद लिंक करना, लिंक वेस्ट अप्रोच, लिंक वेस्ट अप्रोच दैट इज एंगेजिंग विद वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया के साथ एंगेज करना। फिर है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि लुक ईस्ट पॉलिसी का एक अपग्रेडेशन है। ये भी आप विद टाइम देखोगे। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक ईस्ट पॉलिसी में होगा कि देख लो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया, जापान वगैरह ईस्ट की तरफ देखना स्टार्ट करो। एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसके बाद में आ गई थी, कुछ सालों बाद, कुछ 20 साल बाद इसलिए आ गई थी कि अरे भाई अब हमने एक दूसरे को जांच पड़ताल कर लिया, चलो अब आगे बात बढ़ाते हैं, एक्शन लेते हैं, कोई अग्रीमेंट करते हैं, है ना। तो ये आपका आ गया। उसके बाद एक सेंट्रल कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। ठीक है। फिर है वॉइस ऑफ इंडिया हैज emerged as वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इंडिया हैज emerged as a वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, राइट। अब उसके बाद अगला जो ट्रेंड है वो आपका देखा गया है, वो किसका है? पब्लिक एंड डायस्पोरा डिप्लोमेसी का। ठीक है। पब्लिक एंड डायस्पोरा डिप्लोमेसी का, जिसमें माइग्रेशन एंड पार्टनरशिप के अग्रीमेंट की बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक अग्रीमेंट की बात की गई थी, वो था आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया का अग्रीमेंट। माइग्रेशन एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट की बात की जाती है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया अग्रीमेंट। ठीक है। उसके बाद क्या है? कनेक्टिविटी की बात की जाती है, कनेक्टिविटी की बात की जाती है। ठीक है। जिसके लिए न्यू मैकेनिज्म्स भी आए हैं, जो हमने काफ़ी बात कर लिया। आई मैक हो गया, क्वाड हो गया, I2UT हो गया, आई मैक हो गया। फॉर आई मैक तो हमने देख लिया, राइट। तो कनेक्टिविटी में आपका आ गया आई मैक आ गया, नए मैकेनिज्म्स में आपका आ गया क्वाड, I2U2, आई मैक भी आई गया। ठीक है। उसके बाद है लीडरशिप इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म। इंडिया जो है ग्लोबली एज ए लीडर इमर्ज होके आया है। जैसे G20 में इंडिया की प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन का मेंबर बनना, इसमें अफ्रीकन यूनियन का मेंबर बनना। फिर ग्लोबल नैरेटिव, ग्लोबल एजेंडे को शेप करना, फॉर एग्जांपल G20 में, ठीक है, कॉप में, COP में, इंटरनेशनल अगेन ISA में। उसके बाद वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड में, फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को अनाउंस कर देना, राइट। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट देना कि जो सेल्फ रिलायंट बनना है हमें, है ना, कि सेल्फ रिलायंस इज बेसिकली द की। अब उसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आप देखोगे वाई भारत मैटर, जो SJ हैं उन्होंने वाई भारत मैटर में 7 Ds की भी बात करी है, 7 Ds की भी बात करी है, जिनके लिए भी ये लेक्चर थोड़ा ओवरवेलमिंग है। तो आई वुड लाइक टू से कि ये तो बस स्टार्ट ही हो रहा है ना। चीज़ें इसके बाद बढ़ती चल जाएंगी। और ये जो 7 Ds हैं, ये ऐसे दिए हैं, अगर आप अभी से लर्न करना शुरू करोगे तो आप इसको कहीं ना कहीं अप्लाई कर ही पाओगे। आगे हम जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि चीज़ें करनी कैसे हैं, चीज़ें मैनेज कैसे होती जाएंगी, है ना। तो इतनी टेंशन मत लेना, राइट। अब सबसे पहला जो आपका डी है वो है आपका डेमोग्राफी का डी। सबसे पहला डेमोग्राफी। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंडिया बिकम्स द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ठीक है। इंडिया की 18% ग्लोबल पॉपुलेशन है, जिसमें से वर्किंग एज पॉपुलेशन है 68%। ठीक है, जिसमें वर्किंग एज पॉपुलेशन जो आपकी वो 68% है। उसके बाद मतलब ये है कि इंडिया के लिए ना एडवांटेज है, ग्लोबल एजिंग ट्रेंड्स में इंडिया के लिए एडवांटेज है। ठीक है। फिर है आपकी डेमोक्रेसी, फिर है आपकी डेमोक्रेसी। ठीक है। इंडिया इज बेसिकली मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो आपको पता ही है। फिर है आपकी डायनमिक इकोनॉमी, डायनमिक इकोनॉमी, डायनमिक इकोनॉमी जिसमें बताओ, जिसमें फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट
जीडीपी है, ठीक है। एंड IMF ऑल्सो सेट दैट वी आर, IMF सेट दैट वी आर द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पिलर, जो हम केटर भी करेंगे और विद टाइम ऐसे भी होता रहेगा, दैट इज योर डायस्पोरा, ठीक है। जैसे कि ग्लोबली इंडियंस का काफी बोलबाला है, और CEOs ऑफ फॉर्च्यून 500 इंडिया से है। जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अब तो शनेल भी है, इंडिया से है, ठीक है। उसके बाद $110 बिलियन रेमिटेंसेस को भी रिकॉर्ड किया गया है 2023 में एज पर वर्ल्ड बैंक, राइट। फिर 2005 में जब सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, तो उसके पीछे भी डायस्पोरा का बहुत ज़्यादा बड़ा रीजन था। सिविल न्यूक्लियर डील वॉज वेरी इंपॉर्टेंट डील, जिसमें हम बाकी कंट्रियों से भी डील कर पाएंगे, ये भी हम आगे देखेंगे जब हम इंडिया US करेंगे। पर एक और चीज़ है, जो भी ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता हुआ करे, तो इट टेक्स हार्डली 2 मिनट्स, या तो आप चैट जीपीटी कर लो, उसको बोल दो कि एक लाइन में समझा दे, या आप विकीपीडिया से कर लो। तो खुद से भी चीज़ें करके बैठोगे, तो जब हम करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ में आएगी और मज़ा ज़्यादा आएगा। तो IR के इंट्रोडक्शन में मैंने पहले ही बोला था कि दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम इज गोइंग टू बी बर्डन सम इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ फॉर इट। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। सो या, अगला D है आपका डिफेंस। द नेक्स्ट D इज डिफेंस। हमारा फोर्थ लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट डिफेंस बजट है, ठीक है। अगला, हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, जैसे हमने ब्रह्मोस दी थी, किसको? फिलीपींस को। ने ब्रह्मोस दी थी किसको? फिलीपींस को, ठीक है। फिर है आपका अनदर D, दैट इज, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, हाँ जी। तो नेक्स्ट डी है आपका डिजिटाइजेशन का डी। राइट। कि डेकेड में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेसिकली आपका काफी ज्यादा बड़ा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ कि आपका यूपीआई बहुत ज्यादा बड़ा है, एग्जाम्पल यूपीआई बड़ा है, ठीक है। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलो आपका बड़ा ही है ना। एंड IT सेक्टर बड़ा है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अब 7.5% ऑफ द GDP। UPI is also been adopted in UAE, then your Nepal, then in your Bangladesh, right? फिर है आपका अनदर D, दैट इज डिप्लोमेसी। ये तो हम बहुत ही बार कर चुके हैं, जिसमें है सॉफ्ट पावर का प्रोजेक्शन थ्रू स्पेस प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्ट पावर का प्रोजेक्शन थ्रू स्पेस प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल चंद्रयान 3 हो गया, ठीक है। फिर प्रोजेक्टेड वाया लेटर सॉफ्ट पावर, ये तो स्पेस पर। फिर प्रोजेक्टेड वाया G20, वैक्सीन मैत्री भी लिख सकते हो आप, में वैक्सीन बांटी थी ना, वैक्सीन मैत्री, ठीक है, वैक्सीन मैत्री हो गया। फिर है आपका थ्रू कल्चरल डिप्लोमेसी, कल्चर के वाया भी हमने डिप्लोमेसी को बहुत ज्यादा प्रमोट करा है, ठीक है। जैसे बुद्धिज्म, दलाई लामा, नालंदा यूनिवर्सिटी। अब फॉर्मर एम्बेसडर राजीव सिकरी जो हैं, वो 5 आर्क्स की बात करते हैं। 5 आर्क्स की, ये जो आप देख सकते हो, इसको आप बहुत आराम से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स में भी लिख सकते हो। तो बेसिकली डॉक्टर राजीव सिकरी बोलते हैं कि 5 आर्क्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी आर्क ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, जिसपे आपका चाइना, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया, राजीव सिकरी जी कहते हैं कि आर्क ऑफ ग्रोथ पर बेसिकली ये सारी कंट्रीज। उसके बाद एनर्जी पर ग्रोथ,
फिर है आर्क ऑफ एनर्जी, जिस पर है आपका पर्शियन गल्फ, रशिया, सेंट्रल एशिया। जिनको स्पेस कम लग रही है वो अपना कॉपी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद है आपकी आर्क ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे मैरीटाइम ट्रेड रूट आ गया। फिर है सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मैरीटाइम ट्रेड रूट या सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप ऐसे मान लो जैसे, तो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है कि आप ऐसे मान लो कि हाईवेज ऑफ द सी, या फिर मेन शिपिंग रूट्स यूज फॉर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट या मिलिट्री मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद है आपकी आर्क ऑफ इंस्टेबिलिटी, एज द नेम सजेस्ट। इसमें आप क्या लिखोगे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, गोल्डन क्रिसेंट भी हैं ये। गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल की कंट्रीज भी देख लेना, और क्यों कहा जाता है किसको, ये भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद है आपका आर्क ऑफ अनसर्टेनिटी, जिस पर है आपकी नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, ठीक है। अब आप इसको बहुत आराम से कहीं पे भी यूज कर सकते हो, इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब भारत की जो ज्योग्राफी है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, जो उसकी फॉरेन पॉलिसी में उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। एंड ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अब जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस इंडिया का, भारत का बेसिकली क्या है वो आप देख सकते हो। सबसे पहला क्या है, इंडिया इज द कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है। अनदर इज इंडिया इज फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन ह्यूमैनिटेरियन या डिजास्टर क्राइसिस, ये भी अब हमने देख ही लिया है, ठीक है। उसके बाद इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है ना। उसके बाद और लिख लो यहाँ पे, इंडिया इज द कंसेंसस बिल्डर, इंडिया इज द, हाँ लिख लो, और वहां पे आप खुद से लिख लेना या तो पेज पे करके, इंडिया इज द कंसेंसस बिल्डर इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड, इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड। फिर चैंपियन ऑफ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, चैंपियन ऑफ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब ऐसा है देखो, इसमें से तुम्हें तीन चीजें भी याद रह जाती है ना तो काम हो जाता है। द पॉइंट इज हमें इतना भी याद नहीं रह पाता। अनदर इज, अब अकॉर्डिंग टू न्यू दिल्ली, इंडिया का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी की लेक्सिकन में कैसे है? लेक्सिकन का मतलब होता है डिक्शनरी, है ना। फॉरेन, ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी की लेक्सिकन में कैसे है, ये मैसेज दिया न्यू दिल्ली ने। इंडिया जो है बेसिकली ग्लोबली जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी जो डिक्शनरी है, वोकैबुलरी में बेसिकली कुछ शब्दों का एडिशन करा है, जिसमें से आपका सबसे पहला प्रिंसिपल है वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज वन वर्ल्ड वन फैमिली, हमने काफी बार बात करी। उसके बाद है रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, कि आप मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट्स को रिफॉर्म करो। फॉर एग्जांपल आपका यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। उसके बाद है आपका वर्ल्ड फ्री ऑफ टेरर, फॉर एग्जांपल नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, ऐसे करके कॉन्फ्रेंस होता है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है टू फाइट फॉर टेररिज्म एंड, मतलब टू फाइट फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग, एंड आई थिंक इट वाज स्टार्टेड इन पेरिस इन 2018, ठीक है। उसके बाद है आपका, उसके बाद है आपका डिजिटल फॉर डेवलपमेंट। इसमें आप बहुत आराम से एग्जांपल दे सकते हो डीपीआई का, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। उसके बाद इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें आप एम्फोसाइज कर सकते हो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस का। उसके बाद आप कह सकते हो कि उसके बाद जो इंडिया है ना, इट रिजेक्ट्स द डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोचेस इन द ग्लोबल हेल्थ एंड इट प्रमोट्स वन वर्ल्ड एंड वन हेल्थ। इंडिया प्रमोट्स वन वर्ल्ड एंड वन हेल्थ, राइट। अब इसी के साथ आपका ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो टॉपिक है वो खत्म होता है, राइट। एंड मुझे पता है कि कईयों के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इस लेवल से चलोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, क्योंकि अभी आप इसी लेक्चर में देख सकते हो कि कितनी सारी चीज़ें हमने रेपिटेशन में बात करी है। तो रेपिटेशन में हम जितनी बार बात करेंगे चीज़ें होती चली जाएंगी, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपके लेक्सिकन में आ जाए। चीज़ें आपके लेक्सिकन में आएंगी तभी आप इनको यूज़ कर पाएंगे, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम। आई होप कि जल्द से जल्द लाइव लेक्चर भी कॉन्टिन्यूएशन में मैं लेके आऊँ, और तब तक के लिए आप ये चीज़ें करते रहिए।
जो भी चीज़ें पिछली हैं उनको रिवाइज करके रखना, ताकि चीज़ें बिल्कुल भी दिक्कत ना दे। अगर आप अपने काम को ऐसे बढ़ने दोगे तो बाद में बहुत दिक्कत आती है, राइट? थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।